नमस्कार, मैं गिजेश सर अपने चैनल पर पूरा स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रश्न उत्तर कई सालों से पूछे गए हैं कई एग्जामों में, उसको लेकर मैं आपके साथ आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान की वीडियो मैं इससे आपको उपलब्ध कराता रहता हूँ इस चैनल पर, और आप लोग इसके साथ बने रहें ताकि आप लोग अच्छे मार्क हासिल कर पाएँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भेजें ताकि वे भी लाभान्वित हो पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। कब अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949। ये प्रश्न जबरदस्त तरीके से कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। याद करिएगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया संविधान सभा ने और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। देखिए, विश्लेषण के साथ पूरा ये प्रश्न पढ़ा जाएगा। एक प्रश्नों के साथ कई उत्तर होंगे और कई प्रश्न भी होंगे और उनका समाधान भी होगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। चलिए अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी टेट के लिए। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? आंसर आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। जयपुर। और एक और चीज, आप लोग जितने भी 30 प्रश्न हैं इसमें, जितने भी प्रश्न आप करेंगे आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कितना आपने सही किया है। चलिए, तो ऑप्शन पहला, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। कहाँ पे पुष्कर का मेला आयोजित होता है? ये राजस्थान में होता है, ये तो कंफर्म है। कहाँ होता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर। कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल से हो जाएगा, द या डी, अजमेर बिल्कुल से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर अजमेर। याद रखिएगा, पुष्कर कहाँ लगता है? अजमेर में। पुष्कर अजमेर में लगता है। आगे बढ़ते हैं, पुष्कर अजमेर में लगता है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन अधिक हानिकारक होती है? वैसे भी सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और सभी हानिकारक हैं, लेकिन कौन सबसे अधिक हानिकारक है ये बताना है आपको। UVA, UVB और UVC या कोई नहीं। तो ये ऑप्शन दे देना आपको। सूर्य से पराबैंगनी किरणें लिखती हैं जो त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं, इनसे कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। तो इसमें से सबसे हानिकारक कौन सा आपको बता देना है। तो जाहिर सी बात है, हानिकारक कौन सी होगी? सी, UVC। ए कम होती है, बी कम होती है, सी सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी और UVC। तो पराबैंगनी किरणें कौन हानिकारक है? UVC। आगे बढ़ते हैं, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस। कौन सा है जो अजैव नहीं है? ठीक है, अजैव नहीं है अर्थात मृत नहीं है। जैविक और अजैविक दो तत्व होते हैं जैव मंडल में, तो कौन सा अजैव है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। कवक जो है वह अजैव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला, ये भी आपको याद रखना, गिर सेव परियोजना गिर सेव परियोजना कहाँ अवस्थित है? गिर सेव परियोजना गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है? बिल्कुल सही आप लोग हैं, गुजरात में है। कई बार इसका नाम आ चुका है। कई बार गिर के जंगलों में गिर के गधों के भी बारे में बात हुई। अमिताभ बच्चन इसका प्रचार करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर देखो इस दिन इसके लिए। तो गिर सेव परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न, WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो क्या आंसर हो जाएगा सही आपके लिए? ये बता देना आपको कि WWF क्या है? WWF। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड माने जंगली जानवरों को बचाने के लिए ये फंड का निर्माण किया गया, जिसको WWF कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या
मिलाप ग्लेशियर से। तो अरावली से निकलती है, अरावली पर्वतमाला तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। लद्दाख से बिल्कुल नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है? बिल्कुल आप लोग सही हैं, ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री के गौमुख से। ठीक है, पूरा पूरा समझिए, गंगोत्री के गौमुख से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? जो प्रदूषण के मापन से संबंधित है वो कौन है? ग्रीन ट्यूबुलर नहीं, ये जो है ग्रीन ट्यूनल जो होती है वो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्यूबुलर। ये क्या करती है कि ये पर्यावरण को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और यहाँ पे प्रदूषण पूछा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है प्रदूषण के बारे में, तो केंद्रीय जल आयोग है नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया है नहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में? ये कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी एंडीज पर्वतमाला में है। एंडीज पर्वतमाला में कोटोपैक्सी है जो एक जागृत है, जागृत ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है जो एंडीज में अवस्थित है। आगे बढ़िएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में एक सांगपो नदी है और उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बता देना है। या ऐसे भी कह सकते हैं, प्रश्न उलट सकता है कि भारत की एक ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, या तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन सही है जी। आगे बढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता 100% पूछता है, खाद्य श्रृंखला पूछेगा, पिरामिड पूछेगा, तो ये आप याद रखिएगा। पिरामिड पूछता है, पिरामिड भी जरूरी है कि स्थल क्षेत्र का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, याद रखिएगा। स्थल क्षेत्र का कैसा होता है? सीधा होता है। मरुस्थल का और सागर का कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला का पिरामिड, तो वो कैसा होता है? उल्टा होता है। मरुस्थल का कैसा होता है? उल्टा होता है खाद्य श्रृंखला का पिरामिड। और स्थल का कैसा होता है? सीधा होता है। सागर का कैसा होता है? उल्टा होता है। तो सागर और मरुस्थल का उल्टा होता है और स्थल का सीधा होता है खाद्य श्रृंखला का पिरामिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है टेट के लिए, ये एकदम याद कर लीजिए। और इस प्रश्न के उत्तर पे आते हैं हम लोग। प्रश्न पूछ रहा है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पे कौन होता है? तो सबसे उच्च स्तर पे क्या होता है देख लीजिएगा। सबसे नीचे होता है शाकाहारी पेड़ पौधे, दूसरे पे सर्वाहारी मनुष्य है, और जीव जंतु हैं जो शाक और मांसाहारी दोनों खाते हैं, और तीसरे पे सिर्फ मांसाहारी होता है, से शेर। तो तीसरे में कौन होता है? शेर होता है। मांसाहारी होता है तीसरे स्तर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्रोत जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसे क्या कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक होता है उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो पृथ्वी तल के जो सबसे नजदीक होता है उसे क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल से हो जाएगा, क्षोभ मंडल बोलते हैं। एक प्रश्न घुमा के पूछता है कि वह कौन सा मंडल है जहां समस्त प्रकार की वायुमंडलीय क्रियाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, कहाँ होती है? तो वो भी कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। इसकी ऊंचाई 14 से लगभग 16 किलोमीटर तक होती है पृथ्वी के तल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 और 6। तो जितने भी विकसित देश हैं 5, वही संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। चीन है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, इस तरह से ब्रिटेन है। तो इस तरह से 5 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिक्का राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उद्यान से एक प्रश्न जरूर आता है। तो सरिक्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में,
गुजरात में, राजस्थान में या असम में? तो सरिक्का कहाँ है? राजस्थान में है। सरिक्का से राजस्थान याद कर लीजिएगा, सरिक्का और राजस्थान दोनों में आधा सा है, याद कर लीजिएगा। सरिक्का कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान और सरिक्का याद रखिएगा आधा सा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरिक्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या आरएनए? तो डीएनए आरएनए तो ये जीनोम में होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। एटीपी है नहीं, क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। और सूर्य का लैंडमार्क का एक विद्वान थे जिनका नियम है ऊर्जा का 10% का नियम, ये भी है ऊर्जा के 10% का नियम, पूछ सकता है, ठीक है। लैंडमार्क का ये जो है सिद्धांत है, और इन्होंने ये कहा था कि प्रथम स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा जो है 10% प्रवाहित होती है। माने कि अगर पेड़ पौधे 100% ऊर्जा बनाते हैं तो पेड़ पौधे को खाने वाला जानवर 10% ऊर्जा को प्राप्त करेगा। तो ये आंसर यहां से हो जाएगा। ऊर्जा का 10% का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का प्रवाह से संबंधित है। नेक्स्ट, एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या उत्पादन से है? तो एक मार्ग जानते होंगे, खाने पीने की सभी चीजों में एक मार्ग लगाया जाता है। तो एक मार्ग जो है किससे संबंधित है? तो संबंधित किससे है? संसाधन से है। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? 16 का सी हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या बंगाल में? आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक वायु जल प्रदूषण कहाँ होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रदूषण से एक प्रश्न जरूर आ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, नहीं पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी पिछली बार आया था ये। तो आप देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1960 में, 62 में, 72 में या 75 में? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। अभी ये हाल ही में एक प्रश्न आया था, ये उच्चतर शिक्षा आयोग के हायर एजुकेशन में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लेंगे आप लोग, क्योंकि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। दूध से दही जन्मने की प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन? तो ये दूध से दही जमने की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये किण्वन होता है। दूध से दही जमने की प्रक्रिया किण्वन होती है। अगला, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य भारत में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम, यूएस से या फिर रूस से? कहां से लिया गया है ये? तो आपको ये बता देना है मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से लिया गया है भारत में मौलिक कर्तव्य। संविधान से भी एक प्रश्न जरूर आते हैं, तो देखते रहिएगा। ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो सभी लोग जानते हैं बचपन से ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में रहता है, तो किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? ठीक है, तो आपने देखा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में था, और उसी के जस्ट बाद भारत में लागू किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। तो वन्य सुरक्षा 72 में और टाइगर प्रोजेक्ट 73 में। ठीक है, याद रहेगा 72 और 73, 1972 और 73। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूलों की घाटी अवस्थित कहाँ पे है? हो जाएगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो सबको पता है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। क्या होता है? 206 होता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स टर्बन में या फिर नागासाकी में? तो एम्स टर्बन इंग्लैंड में पाया जाता है, और इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पे ये अवस्थित है,
एम्स टर्बन में। ग्रीन पीस कहाँ पे है? एम्स टर्बन में है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीजन का अपचयन होता है। ऑक्सीजन और किसका अपचयन होता है? तो ऑक्सीजन में क्या होता है? जल NADP प्लस CO2, CO2 प्लस जल CO2 NADPH2। तो किसका होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल और NADP। तो NADP प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन और जल और NADP दोनों का अपचयन होता है, तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। अगला, LPG के संदर्भ में एक क्या सत्य नहीं है? तो नहीं पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या सत्य नहीं है? तो ईंधन एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। उच्च ऊष्मीय ईंधन है, बिल्कुल सही है। नीले रंग की ज्वाला से चलता है, बिल्कुल सही है। यह मीथेन का उत्सर्जन करता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है। CNG पूछता, अगर CNG में क्या होता है तो CNG में मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो ये मीथेन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेडल की या रॉबर्ट हुक की? तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि मनुष्य जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे उत्पत्ति करती हैं, धीरे धीरे विकास को प्राप्त करती हैं। तो विकास की अवस्थाएं चार्ल्स डार्विन का ये सिद्धांत भी है, और ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए भी सही हो जाएगा। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी? चार्ल्स डार्विन की। मकर रेखा है। मकर रेखा कहाँ अवस्थित है? 23 से 1/2, 23 से 1/2 नॉर्थ, 23 से 1/2 साउथ, 23 अंश पे। तो कहाँ है भाई? नॉर्थ साउथ दिया नहीं तो गलत है, नॉर्थ में है नहीं, यहाँ पे कर्क रेखा है नॉर्थ में, तो कहाँ हो जाएगा? मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ है? साउथ में है। मकर रेखा कहाँ है? 23.5 अंश अक्षांश साउथ में है, ठीक है। तो कहाँ पे है? साउथ में। दक्षिणी गोलार्ध में है ये मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है आप बताएंगे इसका आंसर। आंसर नंबर हो जाएगा बी। कहाँ स्थित है? हेग में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? हेग में। तो 30 प्रश्न हैं। जितने प्रश्न आप लोगों के सही होंगे बिल्कुल आप लोग कमेंट में डालेंगे, ताकि आपको पता चले कि आप कितने तैयारी कर चुके हैं और कितनी तैयारी करना अभी बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। धन्यवाद।